Hello students, this is Dr. Ana Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Welcome to today's class. Today we will discuss behavioral techniques. A range of techniques is available for changing behavior. The principles of these techniques are to reduce the arousal level of the client. There are many behavioral techniques. Number 1, systematic desensitization. इसमें क्या है? इसमें भी 4 स्टेप्स हैं. The following 4 steps are followed. नंबर ए में है इंटरव्यू, ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइटी हियरकीज एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ सेशंस. अब हम लोग देखते हैं इंटरव्यू. सबसे पहले देखते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है. दिस इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी used in the treatment of phobia and other anxiety related disorders. 2 तरह का ट्रीटमेंट ज़्यादा करता है ये थेरेपिस्ट, फोबिया का और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का. ये किसके द्वारा डेवलप्ड है? डेवलप्ड बाय वोल्फ. इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल assumptions that one cannot be both relaxed and anxious at the same time. The following 4 steps are followed as part of the systematic desensitization procedure. Interview. A few initial interviews are conducted. These are followed by the administration of some personality questionnaires to discover the person's major sources of anxiety. इसको इंटरव्यू से उसके बिहेवियर को एक थेरेपिस्ट जानने की कोशिश करता है कि उस किस सिचुएशन की वजह से उसका बिहेवियर इस तरह का हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में उसका बिहेवियर क्या रहा होगा. ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन. फर्स्ट फ्यू सेशंस आर डिवोटेड टू ट्रेन द पेशेंट इन रिलैक्सेशन. कुछ फर्स्ट फ्यू सेशंस जो है वो ट्रेन किया जाता है पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए. थेरेपिस्ट यूज डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स. जिसके लिए थेरेपिस्ट क्या करता है? डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अप्लाई करता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइटी हियरकीज. ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल इंटरव्यूज अ हियरकी फ्रॉम द मोस्ट मॉडरेट टू द मोस्ट एक्सट्रीम इज प्रीपेयर्ड. उसको उसी तरह से उसी इसमें किस तरह का उसके अंदर डर है, उस तरह के डर को उसको देखा जाता है. कम डर से ज़्यादा डर की तरफ उसको ले जाया जाता है. इस तरह से जो सबसे सिंपल एंजाइटी होता है उसको पहले रखते हैं, जो सबसे हाई एंजाइटी होता है उसको सबसे अधिक रख करके उस तरह से सेट किया जाता है. डिसेंसिटाइजेशन सेशंस कई स्टेप में ट्रीटमेंट करना. कुछ इंटरवल के बाद एक क्लाइंट के बिहेवियर का स्टडी करना. इन दीज सेशंस द patient is present with or asked to visualize the least anxiety proceeding item while she is in a relaxed state. After some time, the therapist moves on to the next most of disturbing stimulus on the hierarchy and then goes on to the next situation up to the highest level of anxiety proceeding stimulus. This process is continued until the patient asks to stop due to the overwhelming anxiety proceeding situation. After several sessions, the patient is generally able to visualize anxiety at the highest level of hierarchy. The treatment continue by repeating his process. इसमें भी क्या है कि सबसे कम से ज़्यादा की तरफ जो सबसे कम उसको एंजाइटी होता है, जो सब फॉल्टी बिहेवियर होता है सबसे पहले रखते हैं, सबसे ज़्यादा जिससे उसको फोबिया होता है, डर होता है, उसको सबसे लास्ट में रखते हैं. इस तरह करने से क्या होता है, कई सेशन में जब इसको कराया जाता है तब देखा जाता है कि ज़्यादा वाले से भी जो ज़्यादा जिससे उसको फोबिया था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा. नंबर 2 में क्या है? इम्प्लोसिव थेरेपी एंड फ्लडिंग. इन कंपैरिजन टू सिस्टेमैटिक
desensitization impulsive therapy operates precisely in a reverse manner. The therapist describes the most frightening event or client is asked to imagine the most anxiety arousing situation. Flooding, on the other hand, involves placing the client in a real life anxiety arousing situation. The patient is directly exposed to the phobic stimulus, but escape is made impossible by prolonged contact with the phobic stimulus. The therapist guidance and encouragement and his modeling behavior reduce anxiety. यहाँ पे क्या है, इम्प्लोसिव में इमेजिनेशन कराया, डर वाली चीज़ों का एक इमेजिनेशन कराया जाता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, उसको इमेजिन कीजिए कि उससे डर लगता है। और फ्लडिंग में क्या है, रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे सच का डर लग रहा है उसको रखा है। जैसे ऊंचाई से अगर किसी क्लाइंट को डर लगता है तो उसको ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है और ऊंची जगह से नीचे देखने के लिए कहा जाता है। और जब ऐसा बार बार करता है तब उसको ये एहसास होता है कि नीचे देखने से कोई डरने की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जो मेरे ऊपर प्रभाव डालेगा। इस तरह करने से उसके अंदर का डर समाप्त हो जाता है। अब है अवर्शन थेरेपी। इट इज़ अ रिस्पॉन्स इज़ फॉलोड बाई पेन और पनिशमेंट। इट्स स्ट्रेंथ should be weakened. In practice, chronic alcoholics have been treated by this technique. A nausea-provoking drug is mixed into a alcoholic drink so that drinking leads to sickness and vomiting. After a number of such trials over period of time period, the sight of the drink alone may lead to nausea. The technique has been used to treat a variety of problems like overeating, heavy smoking, sexual perversion and drug and alcohol abuse. इसमें भी क्या है कि पेनफुल चीज़ें देख कर के उसके अंदर के डर को हटाया जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर उसको स्मोकिंग करने की आदत है एक क्लाइंट को, तो उसके सिगरेट में कुछ ऐसी मेडिसिन को, कुछ ऐसे ड्रग्स को डाल दिया जाता है जिसको लेने से उसके अंदर वॉमिटिंग टेंडेंसी आती है। ऐसा करने से उसके जो स्मोकिंग करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे घटने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वह सिगरेट पीना छोड़ देता है। इस तरह से पेन दे करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर डेफिनेशन भी मैंने दे दिया है, इसे आप लोग देख लेंगे। या एक दो मैं इसको देख करके आप खुद ही नोट कर लीजिएगा। अगला मैं आती हूँ assertive therapy. Another use of the reciprocal inhibition principle is the teaching of assertive response as conceived by Wolf. One cannot be assertive and timorous at the same time. The patient is asked to try out new behavior, pushing one first in a mild way and later in a more intense way. For the development of such skills, behavior rehearsal, role play or social modeling has been used. Role may be reversed. यहाँ पे क्या है कि दो सिचुएशन को एक साथ रखा है, एक माइल्ड को रखा जाता है, एक इंटेंस को रखा जाता है, मोर इंटेंस, और जबकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन टेंस दे करके उसको रिलैक्स कराया जाता है। इस तरह करने से क्या होता है कि धीरे धीरे उसका टेंस जो है वो कम होने लगता है, रिलैक्सेशन में बदलने लगता है और उसके अंदर का डर, उसके अंदर की एंजाइटी समाप्त हो जाती है। इसको बार बार कराया जाता है। अगला है टोकन इकोनॉमी। This technique has been used to establish adaptive behaviors ranging from eating behavior in children to institutionalized psychotic patients. Persons with behavioral problems can be given a token as a reward every time
a wanted behavior occurs. The tokens are collected and exchanged for a reward such as an outing for the patient or a treat for the child. This is known as token economy, जिसे हिंदी में टोकन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो फॉल्टी बिहेवियर बच्चों का या क्लाइंट का जो होता है उसको दूर करने के लिए, उसके बेटर बिहेवियर को बनाने के लिए उसे कुछ टोकन की शक्ल में कुछ चीज़ें दी जाती हैं और उस टोकन के रूप में उसे टैंगिबल रीइंफोरियर दे करके कुछ सिखलाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रुपए की जगह पे कुछ काम कराने के बदले में एक रिवार्ड या प्राइज़ की शक्ल में कुछ दिया जाता है, जिससे पेशेंट खुश हो जाता है और उसी तरह के बिहेवियर को, उसी तरह के रिस्पॉन्स को वो बार बार करना चाहता है। इसे ही हम लोग टोकन अर्थव्यवस्था कहते हैं। दिस स्ट्रेटजी रिलाइज on positive reinforcement, offering individuals tokens that can be exchanged for privileges or desired items when positive behavior is exhibited. This is a common tactic used by parents and teachers to help improve the behavior of children. ये किसी भी पेशेंट के लिए स्पेशली ये इस टेक्निक को ज़्यादातर बच्चे पे अप्लाई किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनका बिहेवियर फॉल्टी हो चुका है और उनके बिहेवियर को बेटर करना है, उस सिचुएशन में इस तरह की टेक्निक अप्लाई की जाती है। इन्हें कुछ रिवार्ड्स दे करके बिहेवियर को इनके चेंज करने की कोशिश की जाती है। अगला मॉडलिंग टेक्निक। Bandura has worked extensively on developing the modeling technique. As we know, in children, an important part of learning is based on watching and imitating others. बच्चे देखकर और नकल करके सीखते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस थेरेपी को बैंड्रा ने इस्टेब्लिश किया ये देखकर कि बच्चे जब नकल करते हैं तो क्यों ना एक मॉडल को सामने रखकर उनके डर को हटाने की कोशिश की जाए। मॉडलिंग कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एज इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, टू एलिमिनेट फियर्स and inhibitions and to facilitate socially existing behavior patterns. इस तरह से मॉडल दे करके, एक मॉडल बना करके जिस तरह के स्टिमुलस से एक क्लाइंट डरता है, उस तरह का एक मॉडल बना करके उस क्लाइंट को उस बच्चे के सामने दिया जाता है। स्टार्टिंग में वह बच्चा उस मॉडल को देखकर डरता है, लेकिन जब उसी सिचुएशन को बार बार रखा जाता है, उसे उसी कंडीशन में रखा जाता है, तब धीरे धीरे उससे वो फेमिलियर होने लगता है, उस मॉडल से वो फेमिलियर होने लगता है, उसे पहचानने लगता है और उसे यह लगने लगता है कि यह डरने की बात नहीं है, इससे हम बेकार का डर रहे थे, ये कोई भी डरने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, इसको आप स्क्रीन पे भी देख करके नोट कर सकते हैं। मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग इज़ अ बिहेवियर थेरेपी टेक्निक इन विच लर्निंग ऑकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन. The client watches someone else perform a particular action, such as answering telephone. Models are often parents or other adults and children. Modeling is a form of social learning and is often
called observation learning. Okay, last है biofeedback. The importance of the autonomic nervous system in the development of abnormal behavior has been recognized. In this type of treatment, a person is taught to influence his or her own physiological process. यह एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, जिसे आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को द स्टेप रिक्वायर्ड आर मॉनिटरिंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज़ टू बी मॉडिफाइड. बी इसी में converting the information to a visual or auditory signal. C. Providing means of a prompt feedback, indicating to a subject as rapidly as possible when the desired change is taking place. Thus, biofeedback is oriented to reducing the reactivity of some organ system innervated by the autonomic nervous system by bringing it under voluntary control. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आप लोग 3 पहले पढ़ चुके हैं. इसका जो कनेक्शन है, इसका जो रिलेशन है बायोफीडबैक में, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है. अब हम लोग लास्ट में देखेंगे बिहेवियरल थेरेपी का समरी. इन शॉर्ट इसे हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बता सकते हैं. नाउ वी विल डू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर psychotherapy or therapy. Behavioral therapies are based on the principles of learning. स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा कि यह थेरेपी लर्निंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें 2 प्रिंसिपल्स को लिया गया है, 2 थ्योरीज को लिया गया है. पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड इज operant conditioning. They focus on changing the particular aspects of behavior. Systematic desensitization is used to treat phobias and other forms of specific fears. ये फोबियाज तो एक है ही, उसके अलावा भी जो डर होता है इससे इसका थेरेपी ये करता है. It starts with constructing an anxiety hierarchy, relaxation training, and step-by-step movement through the hierarchy. Pairing relaxation with each phobic stimulus, implosive therapy, and flooding involve exposure to the frightening condition. Aversion uses the principles of learning to get rid of an undesirable behavior. Assertive training या assertiveness training, token economy, modeling, and biofeedback are used to shape behaviors in desired ways. All of them utilize certain principles and procedures of learning. These therapies are particularly suited for children and hospitalized patients. Behavioral therapy has completed. Thank you.